दर्शकों नमस्कार। डीडी हिमाचल से आप कार्यक्रम देख रहे हैं कृषि दर्शन। आप जानते हैं किसान एवं बागवान साथियों, ब्रह्मांड में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। मानव ही नहीं, यहाँ पर बहुत से जीव जंतु, चाहे चिड़िया की बात कर लो, चाहे पक्षियों की बात कर लो, छोटे छोटे जीव जंतुओं की बात करें, पशुओं की बात कर लें, जानवरों की बात कर ले, बहुत से ऐसे जीव जंतु हैं जिनका पृथ्वी पर निवास रहता है। और किसान एवं बागवान भाइयों, आप जानते ही हैं कि हर एक जीव जंतु एक दूसरे के लिए सहायक बनता है और एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहता है। ये जो आश्रय है एक दूसरे के ऊपर, यही जैव विविधता कहलाता है। जैव विविधता को समझना क्यों अनिवार्य है? प्रदेश के किसान एवं बागवान जैव विविधता को कैसे समझें? खेतीबाड़ी में समुन्नति करने के लिए, तरक्की करने के लिए जैव विविधता विषय को समझना हमारे किसान एवं बागवानों के लिए क्यों आवश्यक है? आज के कार्यक्रम में हम यही बातचीत कर रहे हैं। हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है हिमाचल प्रदेश में वन्य जीव प्रबंधन एवं जैव विविधता। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के जैव विज्ञान विभाग के सह आचार्य डॉक्टर राकेश कुमार नेगी। डॉक्टर नेगी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन है। धन्यवाद कमलकांत जी। हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं वो सबसे पहले आपसे यही समझना चाहते हैं कि जैव विविधता कहते किसे हैं, इससे अभिप्राय क्या है? देखिए, जैव विविधता जैसे कि इसके नाम में ही है, जैव यानी जीवन और विविधता यानी कि भिन्नता। तो हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, इनके अलावा जो सूक्ष्म जीव है जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से या नेकेड आई से हम नहीं देख पाते हैं, वे सभी जो है जैव विविधता के अवयव है, उनके अंग हैं। तो जैव विविधता जो है हमारी पृथ्वी पर का एक विशेष गुण है। जैसे कि आपने शुरुआत में बोल दिया कि पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव हुआ है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो हमारा तारा है सूर्य, उसके गोल्डी लॉक्स जोन में हमारी पृथ्वी अवस्थित है। गोल्डी लॉक्स जोन का मतलब यह है कि वहाँ पर ऐसी स्थितियाँ हैं जो कि जीवन के उद्भव के लिए बहुत सही है, प्रासंगिक है। तो हमारी पृथ्वी क्योंकि हमारे सूर्य के गोल्डी लॉक्स जोन में है, इसीलिए यहाँ पर ऐसी स्थितियाँ हैं जहाँ पे जीवन का विकास संभव हुआ है। और एक बार जब जीवन उसका उद्भव हुआ, उसके बाद उसका विकास होता रहा और कई अरबों वर्षों के विकास के जो है नतीजतन आज हम जो है विविध किस्म के पेड़ पौधे, फूल, पत्ते, कीट, सूक्ष्म जीव, ये सब देखते हैं अपने चारों तरफ। ये सब को ही हम जो है, इन सब को हम जो है जैव विविधता का नाम देते हैं। किसान बागवान आपसे ये भी जानना चाहते हैं जैव विविधता के कितने प्रकार रहते हैं जिनसे जैव विविधता का भान होता है, आभास होता है? जी देखिए, वैसे बिल्कुल सही अर्थों में देखा जाए तो जैव विविधता के हम प्रकार नहीं होते हैं। वस्तुतः जैव विविधता के स्तर होते हैं, लेवल होते हैं। और इसमें जो सबसे पहला लेवल होगा वो आनुवांशिक लेवल है, दूसरा प्रजातिक लेवल है, प्रजातिक स्तर है, और तीसरा जो है पारितंत्र या पारिस्थितिकी जो स्तर है। जो आनुवांशिक स्तर है, जैसे कि आपने एक बात हमारे चारों तरफ हमें दिखती है कि किसी भी फसल की, जैसे हमारे किसान भाइयों को, बागवान भाई बहनों को पता ही है कि बहुत सारे जो है किसी भी फसल के बहुत सारे वैरायटीज़ होते हैं। यहाँ तक कि हम अपने आसपास देखेंगे तो एक ही माँ बाप के संतानों में भी विभिन्नता है, भिन्नता है। तो ये जो भिन्नता है या विभिन्नता है, ये वस्तुतः जीन्स जो कि हम अपने माँ बाप से इनहेरिट करते हैं, उस जीन की संरचना में थोड़ी सी भिन्नता रहती है, उसकी वजह से ये भिन्नता है। तो इसको हम आनुवंशिक भिन्नता कहते हैं।
डॉक्टर नेगी, जैव विविधता के प्रतिरूप पैटर्न से क्या अभिप्राय है जी? ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, जो जैव विविधता का प्रतिरूप है उसको मैं बड़े ही एक आसान आपको उदाहरण के साथ समझाना चाहूँगा। जो रीजन, जो स्थान भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ पर क्योंकि सूर्य का ताप भी ज़्यादा रहता है और जो है वहाँ पर नमी ज़्यादा रहती है, और हिमयुग का जो असर है, लास्ट हिमयुग जब हुआ था उस समय भी जो भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर इस जो हिमयुग का जो है प्रभाव बहुत कम रहा। इन सारे कारणों की वजह से जो भूमध्य रेखा के आसपास के इलाके हैं वहाँ पर जो है जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और भूमध्य रेखा से चाहे आप उत्तरी अक्षांश की तरफ आएँ या दक्षिण की तरफ, ध्रुव की तरफ जाएँ, तो क्रमशः जो है जैव विविधता घटती रहती है। तो इसी को हम जो जैव विविधता का पैटर्न कहते हैं। ये एक सामान्य सी बात है, इसमें कुछ जो है अपवाद हो सकते हैं। जैसे कि अमेज़न के जंगल है, वो भूमध्य रेखा से काफ़ी दूर है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे जो है कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय जो वहाँ पर जो मौसम रहता है, इस वजह से वहाँ पर जैव विविधता बहुतायत में, बल्कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जैव विविधता अमेज़न के जंगलों में पाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस भी मनाया जा रहा है। कब से इसकी शुरुआत हुई और इस दिवस का महत्व क्या है? जी, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पूरे विश्व में 22 मई को मनाया जाता है। इसको 22 मई को मनाने के पीछे भी काफ़ी एक कहानी है जिसे मैं संक्षेप में कहना चाहूँगा। देखिए, जब 1993 में कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जब वो लागू हुई थी, विश्व के लगभग 192 देशों ने उसमें हस्ताक्षर किए थे, जिसमें कि हमारा देश भी है एक। तो उस समय ये हुआ था कि 29 दिसंबर 1993 को ये उस पर जो है हस्ताक्षर किए गए थे, और 29 दिसंबर को ही जो है विश्व जैव विविधता दिवस मनाने की घोषणा हुई। लेकिन कुछ समय बाद, क्योंकि आपको ज्ञात ही है कि पश्चिमी देशों में जो दिसंबर का लास्ट जो हफ्ता रहता है, क्योंकि क्रिसमस की छुट्टियां होती है और नए साल का आगाज़ होता है, तो सदस्य देशों ने ये महसूस किया कि जो 29 दिसंबर जो है उस दिन हम वैसी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं जैव विविधता दिवस मनाने की, और उन्होंने फिर जो है सन 2000 में दोबारा से एक जब उनका मीटिंग हुआ था तो उसमें ये निर्णय लिया कि आने वाले वर्षों में 22 मई से जो है जैव विविधता दिवस को मनाया जाए। उसके बाद से जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। अगर किसान एवं बागवानों की दृष्टि से देखें तो डॉक्टर नेगी, जैव विविधता उनके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? हमारे किसानों को, बागवानों को क्यों ज्ञान होना चाहिए जैव विविधता के बारे में? देखिए, जैव विविधता, मैं तो ये कहूँगा कि हमारे किसान और बागवान भाई जो है वे तो एम्बेसडर है जैव विविधता के। हम लोग शहरों में रहने वाले लोग अब जैव विविधता से काफ़ी दूर हो गए हैं, लेकिन ये हमारे किसान और बागवान भाई ही है जो प्रकृति के बिल्कुल सामंजस्य के नज़दीक में रहते हैं, प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठा के रखते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि जैसे कि आपको ये जानकर बड़ा सुखद आश्चर्य होगा कि हमारे देश में सिर्फ 20 वर्ष पहले तक भी चावल के कम से कम 50 से 60 हज़ार वेराइटीज़ जो है उगाए जाते थे। तो जैसे अब हम जैसे समय आगे बढ़ता गया तो अब वो वेराइटीज़ जो है चावल के वो कमतर होते जा रहे हैं। अच्छा, जैव विविधता का जो प्रश्न है किसान और बागवान भाइयों को, उसकी जानकारी क्यों होनी चाहिए? क्योंकि मान लीजिए किसी एक फसल में कोई एक ऐसी बीमारी लग जाती है तो बहुत ज़्यादा इस बात के चांसेस रहते हैं कि उस बीमारी की वजह से अगर वो फसल में, उसमें अगर जैसे आनुवंशिक भिन्नता नहीं है तो सारा का सारा फसल जो है वो उसका, किसान और बागवान भाई का, मेरा खराब हो सकता है। तो जिसको जैव विविधता का ज्ञान रहेगा वो कभी भी एकल जो है पौधारोपण या एकल फसल की तरफ कभी भी नहीं जाएगा। उन्हें मालूम है कि हमारे पास जो है हमारा जीन पूल जिसको हम कहते हैं, विविधता हमारे पास रहनी चाहिए, ताकि अगर एक फसल अगर खराबी हो जाए तो जो है वो अगले बार जो है नया बीज, नए फसल को उगा सके। आपके कहे अनुसार जैव विविधता का आशय किसान एवं बागवानों के लिए हुआ कि प्रकृति में
पृथ्वी पर जितने छोटे छोटे जीव जंतु है उनकी फसल उत्पादन के लिए या बागवानी के लिए वो छोटे छोटे जीव जंतु भी कभी कभी सहायक बन जाते हैं। बिल्कुल लेकिन हमारे जो किसान एवं बागवान है, जब बीमारी खेत में आती है तो अंधाधुंध स्प्रे करते हैं, रसायनों का छिड़काव किया जाता है। ऐसे में क्या कहीं हमारे किसान गलती से जैव विविधता को हरास तो नहीं कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि कभी भी हमारे किसान और बागवान भाई ने उन्होंने खुद से कभी ये निर्णय नहीं लिया होगा कि वे अपने खेतों में या अपने पौधों में इन जहरीले रासायनिक कीटनाशकों का जो है वो उपयोग करेंगे जी। ये तो हम जैसे जो वैज्ञानिक रहे या हमसे बड़े जो वैज्ञानिक लैब्स में प्रयोगशाला में बैठ के हमने उन्हें ये सिखाया कि आप जो है अपनी जो है उत्पादकता बढ़ाने के लिए आप जो है रासायनिक को जो है प्रयोग करें। लेकिन आपकी बात सही है, अब निरंतर जो है इन रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग निरंतर बढ़ता ही जा रहा है, तो इनका जो है प्रभाव, और वो भी बहुत ज़्यादा गलत प्रभाव, हमारे पर्यावरण पर, हमारे जैव विविधता पर पड़ना तो है ही है। अगर हम सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारे पुराणों में, वेदों में कहा गया है कि हर जीव जंतु की रक्षा होनी चाहिए। यहाँ तक हमारे वेद कहते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं उनको भी अपने तरह समझकर उनका भी पालन पोषण करना चाहिए। यही कारण है कि आज भी हम वृक्षों के ऊपर पानी चढ़ाते हैं, उनको देवता समझकर उनका संरक्षण करते हैं। तो संस्कृति भी हमें सिखाती है जैव विविधता को समझना और इसका संरक्षण करना। आपका क्या मानना है? बिल्कुल सही बात है। हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा या हमारी जो पारंपरिक ज्ञान है वो तो वैसे ही जो है, जैसे कि आपको पता है कि हम कहते ही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, वसुधैव कुटुम्बकम की अवधारणा जब एक ऋषि खड़ा होकर ये उद्घोष करता है तो उसमें जैव विविधता के संरक्षण की ही भाव जो है वो निहित रहता है। हमारे संस्कृति में ना केवल आज से ही बल्कि पौराणिक काल से ही जो है जैव विविधता के संरक्षण के प्रति जो है बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर बल दिया गया है। सबसे ज़्यादा आप देखेंगे, आप किसी भी मैं हिंदू धर्म की बात करता हूँ अभी, किसी भी आप देवी देवताओं को लेंगे तो ज़्यादातर उनके जो वाहन हैं वो कोई ना कोई पशु या पक्षी है। जैसे भगवान शिव का ही हम एक उदाहरण स्वरूप ले लेते हैं तो भगवान शिव का जो है उनके गले में जो है रुद्राक्ष है और सांप है, जैव विविधता है। उनका स्वयं का वाहन नंदी बैल वो एक जैव विविधता का प्रतीक है। और एक और बड़ा जो है बात है कि जैसे उनके जो पुत्र है कार्तिकेय, उसका वाहन एक पक्षी है, और जो गणेश जी है उनका वाहन जो है चूहा है। तो आप देखिए कैसे सामंजस्य की बात कर रहे हैं। जो सांप है वो चूहे को खाता है और सांप को जो है गरुड़ खाता है, लेकिन यहाँ पर एक ही परिवार में चूहा, सांप और गरुड़ जो है एक ही परिवार के जो है लोगों का उनका जो है वाहन है। इससे बड़ा जैव विविधता का उदाहरण बिल्कुल सही बात है, शायद। बिल्कुल जी। तो आप देखिए कि कितना जो है इनडायरेक्टली हमारे को ये बताया गया कि आप सामंजस्य में एक दूसरे के साथ जो है समन्वय में रहिए। तो ये हमारी संस्कृति की विशेषता रही है। दर्शकों, डीडी हिमाचल से आप कार्यक्रम देख रहे हैं कृषि दर्शन। आज हम बातचीत कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में जीव प्रबंधन एवं जैव विविधता के विषय में, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के जैव विज्ञान विभाग के सह आचार्य डॉक्टर राकेश कुमार नेगी। नेगी सर, बातचीत कर रहे हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। अर्थात हमारी संस्कृति भी कहती है कि सब जीव जंतुओं का संरक्षण होना चाहिए, सारी वनस्पति का संरक्षण होना चाहिए। और यदि हम इस बात को समझेंगे नहीं तो बहुत से प्राकृतिक प्रकोपों को हमें झेलना पड़ सकता है। यदि विश्व की जैव विविधता के स्तर को देखें तो आज क्या स्तर है विश्व का जैव विविधता के परिप्रेक्ष्य में? एक तो मैं आपके ध्यानार्थ ये बात लाना चाहूँगा कि जो विश्व में जो विभिन्न जीव जंतुओं का जो हम गणना करते हैं, इसमें भी क्योंकि हेड काउंटिंग जो है वो बहुत मुश्किल काम रहता है, तो जो विभिन्न वैज्ञानिक जो है पूरे विश्व भर में वो एक गैस करते हैं बेस्ड ऑन साइंटिफिक उसमें कि, और उनका अब अल्टीमेट ये आ रहा है कि इस विश्व में लगभग 8.7 मिलियन यानी कि 87 लाख के करीब
जो है जीव रहे होंगे। जी। और ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि हमारे जो है कुछ पुराने जो हमारे लिटरेचर हैं वो भी 84 लाख योनियों की बात करते हैं, और अभी जो है 87 लाख के करीब हमारे जो है साइंसदान और जो है वैज्ञानिक भी ये बात कह रहे हैं। लेकिन इस 87 लाख की, क्योंकि हम सिर्फ ये एक जो है हम इसकी जो है सभी की जो है हमने अभी आइडेंटिफिकेशन या उसका वर्गीकरण जो है या वैज्ञानिक जो उसकी जो खोज खबर है अभी नहीं हुई है, लेकिन अभी जितने भी हुए उसमें पूरे विश्व में 21,60,000 के करीब विभिन्न किस्म के जीव जंतु पाए जाते हैं। इसमें भी जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि जीव जंतु जो है या जैव विविधता पूरे विश्व में एक समान नहीं है, असमान जो है इनकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन है। कुछ जगह जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर जैव विविधता पाई जाती है और कुछ जगह जो है कंपैरेटिवली कम जैव विविधता देखने को मिलती है। डॉक्टर नेगी, हमारे दर्शक आपसे अब ये भी जानना चाहते हैं कि विलोपन की समस्या से सबको डर लग रहा है, ये बहुत भयावह है, और धीरे धीरे हम ये भी सुन रहे हैं कि छठवें विलोपन की तरफ हम सब लोग बढ़ रहे हैं। ये विलोपन है क्या? जी, ये बहुत ही एक आज की डेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा आपने। देखिए, विलोपन जो है इसको हम सरल अंग्रेजी में मास एक्सटिंक्शन जिसको हम कहते हैं विलोपन की समस्या, इससे पहले हमारी पृथ्वी में 5 बार ऐसे विलोपन की समस्या हुई है, जिसमें लगभग उस वक्त जो पृथ्वी में जो जीव जंतु थे उसमें से लगभग 80 से 90% जो है जीव जंतु अकस्मात ही या बहुत छोटे समय में ही वो जो है वो विलुप्त हो गए थे। लेकिन अब जो है वैज्ञानिक ये कह रहे हैं, ये लग रहा है हमें कि हम जो है धीरे धीरे एक और अगले विलोपन में, जिसको हम छठवीं विलोपन सामूहिक विलोपन कहेंगे, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और देखिए, इससे पहले जो 5 इस तरह के विलोपन की घटनाएं हुई है वो सारे के सारी प्राकृतिक कारणों से हुई, लेकिन ये जो अभी छठवां जो विलोपन हो सकता है, इसके लिए जो है इसके लिए जिम्मेदार केवल प्राकृतिक कारण नहीं हैं, उसके लिए सिर्फ एक जो है प्रजाति जो है वो दोषी है और वो मानव है। तो ऐसा लगता है कि अगर हम अभी नहीं सुधरे तो बहुत जल्दी जो है छठवीं विलोपन होगी। और ये बात ध्यान रखना चाहिए हमें कि हमारे आसपास के जीव जंतु अगर विलुप्त हो जाते हैं, अगर वो नष्ट हो जाते हैं, तो मानव सभ्यता, मानव भी बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह पाएगा। उसका भी विलुप्त होना फिर जो है वो अवश्यंभावी हो जाएगा। विलोपन के लिए अगर जिम्मेवार है तो वो मानव है, अन्य कोई भी जीव जंतु उसके लिए जिम्मेवार नहीं है। मानव को सुधरना बहुत आवश्यक है। हमने जंगलों को तबाह करके कंक्रीट के जंगल चारों तरफ खड़े कर दिए हैं। हम जल का, हम सूर्य की रोशनी का, हम चंद्रमा का, हम पृथ्वी का, हम पेड़ पौधों का इस्तेमाल बेधड़क होकर कर रहे हैं। जब हमारा दिल करता है हम कुल्हाड़ी उठाकर पेड़ों को काटना शुरू कर देते हैं। मानव को कैसे समझाया जाए, मानव को जैव विविधता का कितना ज्ञान होना चाहिए, और यदि हमें विलोपन से बचना है तो मानव को कितना जागरूक होना पड़ेगा? देखिए, ये तो अब हम उस जगह पर आ गए हैं जहाँ पर अगर हम अभी भी सचेत नहीं हुए तो फिर विलोपन की समस्या अपना भयावह रूप जो है धारण कर ही लेगी। इसके लिए जैसे ना केवल वैश्विक स्तर पर, बट मुझे लगता है कि हमें अपने स्तर पर भी जो है छोटी छोटी कोशिश करनी चाहिए। अभी मेरे ध्यान में जो है एक बात आई है कि अभी कुछ ही दिन पहले, अभी पिछला हफ्ते ही या 10 दिन पहले ही हमारे देश की एक ऑर्गेनाइजेशन है CSIR, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है। तो CSIR में जो वहाँ के जो वैज्ञानिक है उन्होंने ये निर्णय लिया कि एक वहाँ पे एक मुहिम चलाई, कैंपेन चलाई, जिसको उन्होंने नाम दिया वाह। तो WAH क्या है कि रिंकल्स अच्छे हैं। देखिए कितना अच्छा उनका जो उनकी सोच रही है। तो रिंकल्स अच्छे हैं, उनका जो है ये मानना है कि जब हम एक जोड़ी कपड़े को इस्त्री करते हैं तो हम पर्यावरण में जो है 200 कार्बन यूनिट्स जो है वो हम एक तरीके से प्रदूषित करते हैं पर्यावरण में। तो रिंकल्स अच्छे हैं का मतलब ये है कि उन्होंने ये कहा कि वहाँ पर काम करने वाले जितने भी जो लोग हैं वो सोमवार के दिन उन्होंने नियत किया है, सोमवार का दिन निश्चित किया है, उस दिन वो बिना इस्त्री किए कपड़े जो है वो पहन के आएंगे और रिंकल्स अच्छे हैं, और वाह करके बहुत अच्छी मुहिम चलाई है।
देखिए ये एक अपने आप में एक छोटा सा एक बहुत कहने वाले बोल सकते हैं कि ये एक बहुत छोटी सी जो है कदम है, लेकिन मेरा मानना है कि इसी तरह के छोटे छोटे कदम अगर हर व्यक्ति अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेके जैव विविधता के संरक्षण में कुछ काम करता है तो अवश्य फिर जो है जैव विविधता जो है उसका ह्रास नहीं होगा। फिर हमारे किसान बागवान आपसे ये भी जानना चाहते हैं, भारत और भारत के हिमाचल प्रदेश की जैव विविधता के संदर्भ में यदि हम जानना चाहें तो क्या स्थिति है इस समय भारत और हिमाचल प्रदेश की? देखिए हमारा देश जो है भारत ये एक मेगा डाइवर्स कंट्री में आता है। आपने देखा होगा कि हमारे देश में देखिए उत्तर क्षेत्र में बर्फीली हिमालय से लेकर आप जो है दक्षिण में जाएंगे तो समुद्र तक है। तो विविध किस्म के यहाँ पर जो है हमारे पास जो है मौसमी जो है परिवर्तन देखने को मिलते हैं, और इन्हीं वजह से ही जो है हमारा देश जो है जो मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ है, 18 मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ है पूरी दुनिया में, उसमें हमारा देश भी फिगर आउट करता है। तो हमारे देश में भी बहुत प्रचुर मात्रा में जो जैव विविधता है। और आपको मैंने जैसे पहले भी बताया था कि हमारे देश में अभी 20 वर्ष पहले तक कम से कम 50 से 60 हज़ार जो है वेराइटीज़ सिर्फ धान की उगाई जाती थी। हमारा देश जो है दुनिया के 8 देश है, सेंटर्स है, जिनको वेविलोन सेंटर कहते हैं। वेविलोन सेंटर 1950 में दिया गया एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कि जो है जो कृषि पादप जो कृषि उत्पादक है वहाँ उसके उद्भव स्थल को जो है वो वेविलोन सेंटर माना गया। तो हमारा देश एक वेविलोन सेंटर भी है। और अभी जो हमारे कृषक भाई बहन जो पूरे देश में जो मुख्य फसल उगाते हैं, आपको ये जानकर बड़ा सुखद आश्चर्य होगा अगेन कि जो 60 के करीब जो हमारे फसलें हैं उनके जंगली जो हमारे जो उन फसलों के जो जंगल में जो जीन पूल्स है वो 320 से भी ज़्यादा है। तो उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि भारत देश जो है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा विविधता लिए हुए देश है। जैव विविधता में भी बहुत हम जो है समृद्ध हैं, सांस्कृतिक विरासत में तो हम है ही है। यही कहानी जो है हिमाचल प्रदेश में भी है। देखिए हिमाचल प्रदेश भौगोलिक रूप से अब हमारे देश का सिर्फ 1.7% ही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में भी जो है अनेक प्रकार के जो है जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी बहुत सारा जो है विविध जो है मौसम है, या विविध जो है आप देखेंगे बिल्कुल निचले जो इलाके हैं वो गर्म है, और जैसे जैसे हम पहाड़ों में ऊपर चढ़ते जाते हैं तो वहाँ पे अल्पाइन और टुंड्रा जैसे प्रदेश भी हमें मिल जाते हैं। इन्हीं कारणों की वजह से हमारा प्रदेश भी बहुत जो है समृद्ध है। हॉटस्पॉट के बारे में हम जानना चाहते हैं, ये हॉटस्पॉट क्या है? देखिए हॉटस्पॉट की जो अवधारणा है ये जो है जो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे नॉर्मन मेयर्स, उन्होंने दिया था। हॉटस्पॉट में क्या होता है कि ऐसा क्षेत्र विशेष जहाँ पर कम से कम 1500 के करीब जो है वहाँ पे वेस्कुलर प्लांट्स बोलते हैं, उनकी स्थानिक वैरायटी होनी चाहिए, जो एंडेमिक वैरायटी होनी चाहिए। स्थानिक वैरायटी का मतलब वो पौधे केवल और केवल उसी क्षेत्र विशेष में ही पाए जाते हैं। ये तो हुई हॉटस्पॉट की अच्छी बात, लेकिन हॉटस्पॉट में दूसरा जो क्राइटेरिया रहता है वो ये है कि उस एरिया में, उस क्षेत्र विशेष में लगभग 70% जो है जो उसका पर्यायवास है, उन जीव जंतु का पर्यायवास जो है, जो उनका नेचुरल हैबिटेट है, वो 70% से ज़्यादा जो है उसका विनाश हो चुका होगा। तो हॉटस्पॉट एक तरीके से ऐसे क्षेत्र है जो कि बहुत जैव विविधता से तो बहुत संपूर्ण है, बहुत समृद्ध है, लेकिन वहाँ पर जो है जैव विविधता को खतरा भी जो है, क्योंकि 70% जो है उनके आवास का जो विघटन हो रहा है, उनका पर्यावरण का जो है उनके आवास का विनाश हो रहा है, तो वहाँ पर हॉटस्पॉट्स में जो है उनके विलुप्त होने की जो है संभावना भी बहुत ज़्यादा है। खतरे का भी है और अच्छी बात भी है। जैव विविधता के बारे में आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को, हमारे किसान बागवानों को जागरूक किया, लेकिन आपका क्या मानना है, आपकी क्या अपेक्षा है? जो दर्शक हमसे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि जैव विविधता को समझना बहुत अनिवार्य है? मैं तो ये आपसे प्रार्थना करूंगा कि जो हमारे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो भी जागरूक हो जाए ताकि हम अपनी प्रकृति को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित बचा के रख सकें। आप क्या आह्वान हमारे दर्शकों से करना चाहते? जी बिल्कुल सही बात है। मैं तो आपके दर्शकों से यही अपेक्षा रखता हूँ, क्योंकि देखिए जैसे हमने पहले भी बात किया,
अगर जैव विविधता का समूल नष्ट हो जाता है, नाश हो जाता है, तो उसका जो है प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ना जो है वो तो लाजमी है, वो तो पड़ना ही है। जैव विविधता के बारे में जागरूक करने के लिए जैसे कि हमारी बात रहती है, तो स्कूल के पाठ्यक्रम में अभी मैंने देखा कि एनसीईआरटी में जो है सीबीएसई में मेरा ख्याल 11वीं या 12वीं की कक्षा में एक उन्होंने दिया है, एक पाठ पूरा जो है जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी पे दिया है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अब वक्त आ गया है, समय आ गया है कि जैव विविधता जो है केवल मात्र एक जो है एक पाठ ना रहकर, क्योंकि अब इसकी जो है विकास काफ़ी हो चुकी है, इसके अपने कुछ सिद्धांत अब जो है प्रतिस्थापित हो चुके हैं, तो जैव विविधता को जो है अब एक फुल फ्लेज जो है एक विषय के रूप में भी स्कूलों में भी जो है बहुत ही जो है आप कह सकते कि सेकेंडरी लेवल से जो है वो शुरू कर देना चाहिए एक फुल फ्लेज सब्जेक्ट में। और हाँ जी, हमारे हिमाचल प्रदेश में जो है जो हमारा जो ग्रेजुएशन के लेवल पे हम पढ़ाते हैं इसको हमारे प्रदेश के विभिन्न जो महाविद्यालयों में जो है। जी डॉक्टर राकेश नेगी, आपका कहने का तात्पर्य है कि जैव विविधता के बारे में जागरूक होना बहुत आवश्यक है। इतनी महत्वपूर्ण चर्चा आज आपने कार्यक्रम में आकर की, आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए और चर्चा करने के लिए बेहद आभार। बहुत बहुत धन्यवाद जी आप सब। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे थे हिमाचल प्रदेश में जीव प्रबंधन एवं जैव विविधता के विषय में। डॉक्टर राकेश कुमार नेगी ने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया कि जैव विविधता को समझना हमारे लिए, किसानों के लिए, बागवानों के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उत्पादन भी अच्छा ले सकें, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित धरती छोड़ के जाएं, क्योंकि सभी जीव जंतुओं का रहना, सभी तरह की वनस्पतियों का रहना बहुत अनिवार्य है। तभी हम आने वाले समय में भविष्य की कामना सुखद रूप से कर सकते हैं। कार्यक्रम को संपन्न करने की आज्ञा दे। नमस्कार।